हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि केजीएमओ बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग से रिलेटेड है। यानी कि बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है तो उसकी जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है उसके बारे में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफी सारे डाउट्स हैं, बेसिकली आपकी सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड, क्योंकि सिक्योरिटी फीस के बारे में लिखा है कि सभी को जो है दोबारा से जमा करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या उनको भी पे करनी है, क्या उनकी सिक्योरिटी फीस बाद में वापस होगी या नहीं होगी। तो इस पर जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि सभी इन्फॉर्मेशन को जो आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि 13 दिसंबर यानी कि परसों जो है ये नोटिस रिलीज किया गया था और इसके अकॉर्डिंग जो है परसों से ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे मॉपअप राउंड के। और यहां पर जो है मैं मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी भी जो है वो डिस्कस करूंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पर जो है आपकी जो डेट है, लास्ट डेट जो है आपकी मतलब रजिस्ट्रेशन करने की वो आपकी 17 दिसंबर 2022 है। यानी कि परसों तक जो है आप दोपहर 2 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो भी आपकी परसों तक की है और जो आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी है वो भी आपको परसों तक ही करनी है। ठीक है, सॉरी, ये जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग की डेट 20 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है, वो पंजीकरण शुल्क जमा करने की और जो पंजीकरण करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है और जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने पे करनी है और जो सिक्योरिटी फीस पे करनी है उसकी लास्ट डेट 17 दिसंबर 2022 तक है। ठीक है, और जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो 20 से 22 तारीख में जो है आपकी विंडो ओपन होगी यहाँ पर चॉइस फिलिंग की, तब आपको करनी होगी और जो इसका रिजल्ट है वो 24 दिसंबर को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन पहले एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी फीस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो है मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के द्वारा कोई भी सीट आवंटित ना हुई हो। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे ही कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड में एलिजिबल होने वाले हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आएगा कि मुझे सीट अलॉट हुई थी लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? वो आपको अगले पॉइंट में पता लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा है यूपी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की प्रथम अथवा द्वितीय काउंसलिंग से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त प्रवेशित अप्रवेशित त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड के लिए अर्ह नहीं होंगे। अब आपको यहां से साफ साफ पता लग जाएगा कि कौन एलिजिबल नहीं होगा। देखो, फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आपने या तो उस पर एडमिशन ले लिया है, सीट मिलने पर अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो भी आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। सीट मिलने पर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि अप्रवेशित लिखा हुआ है, ठीक है, आवंटन प्राप्त अप्रवेशित यानी कि सीट आपको मिल गई थी लेकिन आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया तो भी आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो। तीसरा केस लिखा है त्याग पत्र देने वाले, यानी कि आपको सीट अलॉट हो गई थी, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपने एडमिशन पे रिजाइन ले लिया। मतलब रिजाइन का मतलब ये कि एडमिशन अपना फिर से वहां पर एडमिशन कराने के बाद आपने कैंसिल करवा लिया। ठीक है, तो तीनों ही सिचुएशंस अगर आपके साथ इनमें से कोई भी एक है तो आप यहां पर मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो मैं आपको इस चीज को ब्रीफ इस तरीके से कर सकता हूं कि मॉपअप राउंड में सिर्फ वही एलिजिबल है जिसको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है सिर्फ वही एलिजिबल है। सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, एलिजिबल नहीं हो। सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। और सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राउंड्स में यहां पर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो वो कैंडिडेट्स अब बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिनको सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से अपनी वीडियोस में बोल रहा था कि चॉइसेस सिर्फ ऐसे ही फिल करना जिसमें आपको सच में एडमिशन लेना, फालतू की चॉइसेस फिल मत करना, क्योंकि फिर वही होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये कॉलेज भी फिल कर दो, ये भी कर दो, और वो कॉलेज फिल कर देते हैं, फिर बाद में अगर एडमिशन नहीं लेते तो फिर उनके साथ ये वाली जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है कि वो मॉपअप राउंड में जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देख लेते हैं। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क ₹500 ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग द्वारा जमा की जाएगी। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। तो ये जो आपको ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस देनी है सभी कैंडिडेट्स को देनी है। ठीक है, तो जो भी मॉपअप राउंड में एलिजिबल है और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सबको ₹500 यहाँ पर पे करना होगा ऑनलाइन मोड से। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवंटित रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर वेबसाइट, तो ये तो आपको पता ही जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है,
तो उनको पता है कि कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाके। और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो वीडियो देख लेना। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग जब हुई थी तब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उसका जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो नए कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार यहाँ पर अभी इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनका फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई मतलब नहीं था, ठीक है। उसके बाद है पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि ₹5,000 ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्व में सिक्योरिटी धनराशि अनुमान्य नहीं होगी, ठीक है। पूर्व में जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि अनुमान्य नहीं होगी। ये पॉइंट आपको जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है कि ये पॉइंट इन्होंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहां पर यह है कि 500 रुपीज जब आप रजिस्ट्रेशन फीस अपनी पे कर दोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, मतलब कोई अगर अभी नया कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करा, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने बता दिया, तो वो देख लेना। और जिसने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करा और उनको दोनों ही राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उनको सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी फीस रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस जब आप दोनों जमा कर दोगे, मतलब वो वाले कैंडिडेट्स भी जो पहली बार मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों में ही यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आप जमा करोगे। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद आपको अपनी सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। पे सिक्योरिटी फीस का वहां पर ऑप्शन आता है, ठीक है। वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कहां पर वो ऑप्शन है। सिक्योरिटी फीस पे करनी है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जिसने भी पहले सिक्योरिटी फीस यहाँ पर जमा की है वो अनुमान्य नहीं होगी, यानी कि वो यहाँ पर वैलिड नहीं रहने वाली, जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में फीस अपनी जमा की थी, ठीक है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था तब अगर आपने सिक्योरिटी फीस जमा की थी तो वो भी यहाँ पर वैलिड नहीं रहने वाली। अगर आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उसमें सिक्योरिटी फीस जमा की थी तो वो भी यहाँ पर वैलिड नहीं रहने वाली। तो ओवरऑल यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मॉपअप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 रुपए और उसके बाद सिक्योरिटी फीस 5000 सभी को जमा करनी होगी। कोई भी यहां पर एक्सेप्शन नहीं दिया जा रहा, ठीक है। समझ आ गई बात, कोई भी यहां पर एक्सेप्शन नहीं दिया जा रहा। अब बात यह है कि ये 5000 रुपीज जो आपसे जमा करवाए जा रहे हैं, तो और जो पहले 5000 रुपए जमा करवा लिए गए हैं और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दोनों ही राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो क्या काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में क्या आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी फीस मिलेगी? और दूसरा केस ये है कि अगर मॉपअप राउंड में सीट अलॉट होती है और सीट अलॉट होने के बाद अगर आप उस पर एडमिशन ले लेते हो तो फिर उस केस में भी क्या 10,000 रुपए सिक्योरिटी फीस रिफंड होगी या फिर 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस होगी, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपको जो फीस यहां पर सिक्योरिटी फीस रिफंड होगी वो 10,000 रुपीज होगी, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो उस फीस का नाम ही सिक्योरिटी फीस है। सिक्योरिटी फीस आपसे इसीलिए ली जाती है कि आपको अगर सीट दी जा रही है और सीट देने के बाद भी अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त होती है। इनके सभी नोटिस में ये बात लिखी हुई है साफ साफ, ठीक है। तो इनको जो है सिक्योरिटी फीस रिफंड करनी पड़ेगी। और साथ में मुझे कंफर्मेशन इस तरीके से भी मिला है कि एक कैंडिडेट है तो वो डीजीएमए के ऑफिस गए थे तो उनसे मेरी बात हुई है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सिक्योरिटी फीस जिसकी पहले जमा हुई है और जो ये वाली जमा होगी वो दोनों ही आपको वापस की जाएगी, ठीक है। वापस किस केस में होगी? यानी कि मॉपअप राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो सीट मिलने पर अगर आप उस सीट पर एडमिशन लोगे तभी आपको सिक्योरिटी फीस दोनों वापस होंगी। और दूसरा केस ये है कि मॉपअप राउंड में भी अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो उस केस में भी आपको 10,000 रुपीज सिक्योरिटी फीस वापस होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इन्होंने ऐसा करा क्यों है कि मतलब मॉपअप राउंड में जो है फिर से ये फीस क्यों ले रहे हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपने ऑलरेडी फीस पे कर दी है, ठीक है, तो वो भी सिक्योरिटी फीस आपकी जमा है। इसका रीजन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। लेकिन जैसे इसका नाम है सिक्योरिटी फीस, तो सिक्योरिटी फीस का जो रूल होता है वो इनके अकॉर्डिंग में यही रूल है, हर नोटिस में लिखा है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है, उस सीट अलॉट होने पर अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो तो सिर्फ उसी केस में आपकी फीस को जब्त किया जाएगा, यानी कि फीस जो आपकी फोरफिट की जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल होगी सभी केसेस में, ठीक है। तो यहां पर जो है इस रूल के अकॉर्डिंग, इन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि 10,000 रुपीज जो आपको सिक्योरिटी फीस यहां पर वापस की जाएगी, क्योंकि पहले आपको अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। अब ये इस बार फिर से मॉपअप राउंड में सभी से फीस अगर जमा करवा रहे हैं तो ये इन्होंने एक नया रूल बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको 5,000 रुपीज दोबारा से अरेंज करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, क्योंकि हर कैंडिडेट इतना कैपेबल नहीं है कि वो बार बार 5,000 रुपए जो है पे करता रहे एज अ सिक्योरिटी फीस, ठीक है। क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपका काफी टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा, क्योंकि ये पता नहीं कब मिले, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कि कब तक ये पैसे वापस करेंगे, ठीक है ना।
तो अगर आप मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हो मॉप अप राउंड में, देखो पहली चीज तो ये है कि मॉप अप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पार्टिसिपेट तभी करना जब आपको खुद से अपने कुछ चांसेस लगते हैं कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा या फिर मुझे कॉलेज ही मिलेगा, तो मुझे वहां पर एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर आप इस बात पर अगर आप 100% श्योर हो, तभी आप दोबारा यहाँ पर सिक्योरिटी फीस पे करो और यहाँ पर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करो। अदरवाइज इतने पैसे फंसाकर कोई भी इतना फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपको खुद से अपना लॉजिक लगाना है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्राइटेरिया वही है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 80 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और SC ST OBC के लिए 60 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये सोच के चलो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई ये कर दूं कि मॉप अप राउंड में प्लीज आप लोग ये गलती मत करना जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पहले करी। मॉप अप राउंड में सिर्फ वही कॉलेजेस सेलेक्ट करना जो सच में आपको चाहिए। ठीक है, फालतू के कॉलेजेस सेलेक्ट करने का कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं है। ठीक है, आप क्या करते हो, बिना देखे कॉलेज सिलेक्ट कर देते हो, बाद में आपको पता चलता है कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी, फिर आप वहां एडमिशन नहीं ले रहे, तो उस केस में फिर आपके 10,000 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है सोचकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि मॉप अप राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चीज सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो उसको देखो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज लेना है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि आप जो है प्राइवेट कॉलेज जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो फिर ये 10,000 रुपीज जो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से सोच लेना। तो बस यही वीडियो मेरे को आपको बताने के लिए मतलब बनानी थी। ठीक है, और बाकी इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब वही मेडिकल मतलब उसके PWD कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो ये है कि 5,000 रुपीज और 500 रुपीज आप सभी कैंडिडेट्स को जमा करने होंगे जिनको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, और काउंसलिंग ओवर होने के बाद जो है अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको 10,000 रुपीज जो सिक्योरिटी फीस दी जाएगी। 10,000 सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों में ही जो है सीट नहीं मिली थी। ठीक है, अब ये बात मैं इनके नोटिस के बेसिस पर ही कह रहा हूं, इन्होंने लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 5,000 रुपीज सपोज अभी हम जमा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 5,000 जो पहले वाले हैं वो हमारे गए। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मान लो अगर आप मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो भी आपको 5,000 रुपए वो वापस मिलते। ठीक है, आप खुद ही सोचो कि अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपए पहले वाले मिलते। लेकिन मॉप अप राउंड का इन्होंने एक अलग से क्राइटेरिया बना दिया कि मॉप अप राउंड में आपको फिर से 5,000 जमा करने पड़ेंगे। तो 5,000 पहले वाले तो मिलने ही है, और 5,000 जो ये जो मॉप अप राउंड में सिक्योरिटी फीस जमा करा रहे हैं, क्योंकि देखो इन्होंने साफ साफ धरोहर धनराशि लिखा है जिसका मतलब सिक्योरिटी फीस ही होता है। और सिक्योरिटी फीस बेसिकली यही होता है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है, आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो उस केस में ही आपकी सिक्योरिटी फीस वहां पर जमा की जाती है। अदरवाइज अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हो या फिर सीट अलॉट नहीं होती है तो वो सिक्योरिटी फीस आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी आप सोच लेना कि 10,000 रुपए का जो अमाउंट है आपका काफी टाइम के लिए ब्लॉक रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप सोचना कि आपको जो है पार्टिसिपेट करना है नहीं करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ वही कॉलेजेस सेलेक्ट करना जिसमें आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो। सब अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है कॉलेज के बारे में, पहले अच्छे से कर लो। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो है, कॉलेज के नंबर गूगल वगैरह से ढूंढो, जहां से भी ढूंढना है वहां से बात करके उनसे नंबर ढूंढ के अपना फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ कंफर्म कर लो। ठीक है, उसके बाद ही वो अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड करना। तो अभी आपके पास 20 तारीख तक का टाइम है, आपके पास पूरे 5 दिन है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 दिन में अपनी ये रिसर्च करो, उसके बाद ही आपको 20 से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो इतना काम कर लो। आई होप मेरी एडवाइस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो भी अगर हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।